हेलो स्टूडेंट, आज हम 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. Soon you would see the number of increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. मतलब जब हम नाइट में स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे शाइनी डॉट्स हमें स्काई में दिखते हैं। तो ये डॉट्स मतलब क्या है और स्काई में और क्या क्या होता है, उस रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है द होल स्काई इज फील्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट्स एंड अदर्स आर डीम। तो कुछ स्टार बहुत शाइन करते हैं और कुछ डीम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विथ डायमंड। तो वो कैसे हमें लगता है, जैसे कि पूरा जो स्काई है वो पूरा डायमंड से भरा हुआ है, ऐसा हमें फील होता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। सारे कैसे ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. पर आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि सारे स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shine. तो कुछ जो स्टार होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, चमचमाते रहते हैं। मतलब कुछ स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब चमचमाते हैं, और कुछ सिर्फ ऐसे ही स्टेडी रहते, सिर्फ ग्लो करते हैं। तो जैसे कि मून ग्लो करता है। मून कैसे, ऐसे चमचमाता नहीं है, सिर्फ ग्लो करता है। अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज. इट मे however appear at different times in different shapes and the different positions. तो हमें पता है कि जैसे बाकी के ब्राइट ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से जो मून है वो हमें मंथ में मतलब कितने दिनों तक दिखता है, डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। जो 15 डेज हमें दिखता है, पहले 15 डेज उसके शेप्स अलग अलग रहते हैं, फिर आगे के जो 15 डेज है तब उसके शेप अलग अलग रहते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने हमें कहा है कि डिफरेंट शेप्स उसके रहते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे रहता है और डिफरेंट टाइम्स भी उसके देखने के रहते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस अबाउट अ मंथ्स टाइम. 1 मंथ में हमें 1 टाइम में फुल मून दिखता है. इट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा अ फोर्टनाइट लेटर. फोर्टनाइट मतलब 15 डेज के बाद. लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. मतलब 15 डेज तक आपको मून दिखेगा, बाद में पूनम आएगी, बाद में वो जो मतलब पूर्णिमा आती है, फिर छोटा छोटा हो जाता है चांद, फिर आपको क्या दिखता है, न्यू मून, मतलब नया मून आने का स्टार्टिंग होने से पहले अमावस आती है, उस दिन हमें मून दिखता नहीं है। नो मून भी कहते हैं उसको, न्यू मून भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. तो उस दिन पे आपको पूरा जो स्काई है वो पूरा क्लियर दिखेगा. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एट ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आपको पता है क्या कि मून और बाकी के जो ट्विंकलिंग स्टार्स है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स है, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते. इट इज़ बिकॉज दैट वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. क्योंकि सन का जो लाइट है वो इतना ब्राइट होता है कि हम उसे नहीं देख पाते, उस ऑब्जेक्ट्स को मतलब हम रात में ही देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते, बिकॉज ऑफ सन्स ब्राइट लाइट. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज की ये डेफिनेशन है, यहाँ पे पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन. व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई. मतलब सन, मून और बाकी के जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है जो नाइट स्काई में हमें दिखाई देते हैं, उन सब को मिला के कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट.
which they emit in a large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो celestial bodies होती Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. वो gases से बनी होती है और big मतलब बहुत बड़ी और गर्म होती है, मतलब उसमें बहुत गर्मी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनको खुद की हीट और लाइट होती है। विच दे इमिट इन अ लार्ज अमाउंट, और वो इमिट करते हैं मतलब उसको बाहर निकालते हैं, मतलब बाहर स्प्रेड करते हैं उसको इन अ लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, उस सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार, सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और जो बाकी के जो ट्विंकलिंग स्टार है जो ऑलरेडी नाइट स्काई में हमें दिखते हैं वो सन के जैसे ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, पर हमें उनके हीट और लाइट का ज़्यादा एहसास नहीं होता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपको ये पता ही होगा कि जो वस्तु हम बहुत दूर से दिखते हैं वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. हमें जो एरोप्लेन ऊपर जो फ्लाई करते टाइम दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. जब हम नाइट स्काई देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें डिफरेंट पैटर्न्स वहाँ पे दिखते हैं जो स्टार्स के ग्रुप से बने हुए होते हैं। दीज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टार का ऐसे ग्रुप बनता है और वो एक फिगर बनाता है तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहेंगे। Ursa Major or Big Bear is one of such constellation. One of the most easily recognizable constellation is सप्तर्षि, और सबसे easily दिखने वाला या जल्दी हम उसको नोटिस कर सकते हैं ऐसा जो कॉन्स्टलेशन है वो है सप्तर्षि। सप्त ऋषि मतलब सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस, मतलब 7 जो संत थे उनके नाम से ये सप्तर्षि नाम इस 7 स्टार के ग्रुप को यहाँ पे रखा गया है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स अ पार्ट उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और उसको उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है। ये जो 7 स्टार का पैटर्न है कॉन्स्टलेशन है उसे। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky. तो अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप आपके नेबर्स या किसी एल्डर से या किसी जानकार आदमी से आप पूछ सकते हो जिनको इसके बारे में पता है या उनको कुछ और कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड to determine direction during the night with the help of star. The north star indicates the north direction. It is also called a pole star. North direction मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि डायरेक्शंस का पता नहीं चलता था, जैसे कि रात हो गई या कोई बाहर जा रहा था और सपोज वो सी मतलब बाय सी जा रहे थे, सी रूट से जा रहे थे या जंगल में ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब तब उनको पता नहीं चलता था कि वो कौन से डायरेक्शन से जा रहे, तो उस टाइम उनको पोल स्टार की बहुत हेल्प होती थी क्योंकि पोल स्टार क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो अपनी पोजिशन कभी चेंज नहीं करता है, वो एक ही पोजिशन पे बने रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। हम सप्तर्षि कॉन्स्टलेशन से उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर में दिया है देखो, ऐसे मतलब ये 2 स्टार और ये तीसरा ऐसे एक ही लाइन में आते, तो वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पोल स्टार बाय यूजिंग द सप्तर्षि कॉन्स्टलेशन। लुक एट द फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, it will
पॉइंट टू द पोल स्टार। अगर हम ऐसे ये जो पॉइंटर स्टार है, इन पॉइंटर स्टार को ज्वाइन करें और इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो हमें नॉर्थ पोजीशन, नॉर्थ स्टार है, मतलब जो पोल स्टार है उसका हमें लोकेशन मिल जाएगा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of a star. Such bodies are called planets. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होती है जिनको खुद की लाइट और हीट नहीं होती, पर वो दूसरे स्टार के लाइट की वजह से ब्राइट दिखती है या लाइट करती है। ऐसे बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। मतलब प्लैनेट ये वर्ड ग्रीक वर्ड जो प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड है वहाँ से आया है और उसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। देखो मैंने ऊपर ही कहा आपको कि प्लैनेट को हीट और लाइट नहीं होती है, तो अर्थ भी तो एक प्लैनेट है और अर्थ को भी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। उसको सब कुछ जो हीट और लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, और वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। कौन सा? सन। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून। अगर हम अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे, जैसे कि मून पे से देखेंगे, इट विल अपीयर टू शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो हमें वो हमारी अर्थ मून के जैसे ही चमकती हुई दिखेगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून हमें स्काई में दिखता है वो सैटेलाइट है अर्थ का। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के अराउंड में मूव करता रहता है, मतलब पूरा उसके ऊपर आजू बाजू चक्कर काटता रहता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ की तरह ही और ऐसे 7 प्लैनेट्स है जिसको सन से ही हीट और लाइट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और उनको भी मून्स है। मून्स मतलब ऐसी बॉडी जो उनके जैसे ही उस प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करती रहती है, उसे मून कहते हैं। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. मतलब celestial bodies, फिर उसमें सब कुछ आता है जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, सन, मून, ये सब मिला के बनता है सोलार सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट सोलार फैमिली, और हम उसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और उसका जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जैसे घर में हमारा प्रमुख व्यक्ति हमारे फादर रहते हैं या ग्रैंडफादर रहते हैं, वैसे सोलार सिस्टम का जो मेन हेड है वो है सन। तो हम एक एक कभी जो प्लैनेट्स है वो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फिर हम यहाँ पे डू यू नो का बॉक्स पढ़ लेते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी is the sun god. Solar means related to sun. The family of the sun is therefore called the solar system. यहाँ पे कहा है कि सोल रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता है और सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। तो सन की फैमिली, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड, मतलब ये पूरी सन की फैमिली है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। इस तरीके से उसको रिलेट किया गया है। The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन। ये देखो, ये आपका बुक का पेज नंबर है 3, उसके ऊपर ये आपको फिगर दिया है। सबसे सेंटर में सन है, फिर यहाँ पे सारे प्लैनेट्स की यहाँ पे पोजीशन दिखाई गई है। तो सेंटर में कौन है? सन, जो है हेड ऑफ द सोलर फैमिली। फिर यहाँ पे सब जो आपके बाकी के प्लैनेट्स है उसके यहाँ पे नेम दिए हुए। ये जो अदर, मतलब इस टोटल 8 प्लैनेट्स है और उसके पूरे कितना उसको रिवॉल्यूशन का कितना उसका टाइम लगता है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। रिवॉल्यूशन के और रोटेशन दोनों भी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है। फिर उनको मून भी कितने वो भी दिए हैं, जैसे मर्क्यूरी
1 ऑर्बिट अराउंड सन, मतलब 1 ऑर्बिट सन के अराउंड में कंप्लीट करने में उसको 88 डेज लगते हैं, और 1 स्पिन कंप्लीट करने में, मतलब ऑन एक्सिस उसको रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन करने में 59 डेज। सेम 250, मतलब ये वीनस का दिया है। अर्थ को रोटेशन के लिए 1 डे और रिवॉल्यूशन के लिए 365 डे, मतलब 1 साल उसको लगता है पूरा रिवॉल्यूशन सन के अराउंड में करने के लिए। और अर्थ को एक ही मून है, नंबर ऑफ मून 1 ओनली। मार्स को कितने मून से 2, जुपिटर को 53, ये फिलिप्स में भी आ सकता है। सैटर्न के कितने मून से अबाउट 53, यूरेनस 27, नेपच्यून को 13, और उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का भी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ना है और ये फिलिप्स में भी पूछा जा सकता है। अब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स किसे कहते हैं? देखो, इनर प्लैनेट मतलब वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनर प्लैनेट्स मतलब सन के जो वेरी क्लोज, मतलब बहुत क्लोज में है, उन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स मतलब वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। और ये सन से बहुत दूर भी रहते हैं और बहुत बड़े बड़े रहते हैं, और किससे बने रहते हैं? गैसेस और लिक्विड से। इसे कहते हैं आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। इसकी भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो हम फिर से हमारा वो सन वाला पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो लाइन आई थी कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये दिखाने के लिए मैं आपको उस पेज पे लेके गई थी। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, वो हॉट गैसेस से बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और वो उसके अंदर एक, मतलब वो एक फोर्स क्रिएट करता है, उस फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम को बनाए रखा है। मतलब वो प्लैनेट्स एक परफेक्ट एक पाथ में उसके अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज स्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। मतलब वो इतना अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, तो भी हम उसकी हीट को इतना नहीं फेल कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो भले हमसे नज़दीक है, पर बाकी के प्लैनेट से, मतलब बाकी के प्लैनेट के कंपैरेटिवली हम उसके बहुत पास है, पर तो भी वो दूर ही है। अगर हम उसके पास में होते तो जल जाते, तो हम उसका हीट बेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हम उससे थोड़ी दूरी, मतलब परफेक्ट डिस्टेंस पे मेंटेन है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। उसकी दूरी कितनी है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये भी फिलिप्स में पूछा जा सकता है इंटरनल में। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया गया है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनके सिक्वेंशियली नाम या कैसे याद रखने हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक समझाइए। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर of their distance from the sun. My very efficient mother just served us nuts. ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो उसका जो पहला लेटर है, M मतलब मर्क्यूरी, V मतलब वीनस, E मतलब अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आपको ये जो सीक्वेंस है प्लैनेट्स का, वो आपको याद रह जाएगा। All the 8 planets of solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. जो ये 8 प्लैनेट ने जो पाथ बनाया है सन के अराउंड में, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास में, सबसे नियर में कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली about 88 days to complete one round along its orbit. Orbit मतलब path created by the planet। मैं आपको फिर से फिगर में दिखाती हूँ ऑर्बिट। ये देखो, ये जो पाथ है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा मर्क्यूरी, तो ये जो पाथ है उन्होंने जो क्रिएट किया, पाथ मतलब उसका रास्ता, ये जो रिवॉल्यूशन का उसका जो रास्ता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सारे ऑर्बिट से, हर एक प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट है,
और वो कभी भी खुद का वे छोड़ के दूसरे के इसमें नहीं जाते, वो उनके ही ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व होते रहेंगे। मार्स कभी भी उसका ऑर्बिट छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में कभी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी प्लैनेट, वो परफेक्ट, उनका सन ने उनके ऊपर एक फोर्स क्रिएट किया हुआ है, वो फोर्स की वजह से वो परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन है और वो उस ऑर्बिट में ही सन के अराउंड में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा वीनस, वीनस कितना टाइम लेता है, 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने आपको अभी समझाया। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ मतलब वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि उसकी साइज और शेप बहुत मिलती जुलती है अर्थ से। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in a recent past, may be called a dwarf planet. मतलब वहाँ पे कहा गया है कि 2006 में प्लूटो को भी एक प्लैनेट घोषित किया गया था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ऐसा डिसीजन लिया कि प्लूटो को एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए। वो उसे मतलब हम प्लान, क्योंकि वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। फिर है अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द साइज। It is the fifth largest planet. It is tightly flattened at the poles. मतलब अर्थ का जो शेप है, सॉरी ये स्लाइटली है, तो यहाँ पे अर्थ का जो शेप है वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की साइड है ना, दोनों साइड पे, ऊपर भी और नीचे पे थोड़े थोड़े फ्लैट है, तो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप एज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो आपको इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते कि जैसे कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं, फिर वीनस को अर्थ ट्विन क्यों कहा जाता है, फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनल में पूछे जा सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर, हम अर्थ का जो है ना, अर्थ का पैराग्राफ देख रहे हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the earth is a unique planet in the solar system. ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर ही है, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, why earth is called a unique planet in the solar system. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर लिखना है। क्या है इस पैराग्राफ में, क्योंकि अर्थ क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, फिर उसके ऊपर वाटर है, एयर है और ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। फिर लाइफ सपोर्टिंग जो गैसेस है, ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन रीजंस की वजह से अर्थ को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से स्पेस में से अगर अर्थ को देखो तो वो आपको ब्लू दिखेगी। क्यों? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। फिर यहाँ पे गिव रीजन पूछा जा सकता है, वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो आपको लिखना है अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि अर्थ पे जो 2/3 सरफेस है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, दैट्स वाई हमें जो स्पेस में से अर्थ दिखती है वो ब्लू कलर की दिखती है। फिर है द मून। हमने अर्थ पढ़ा, अभी मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ को एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और उसका डायमीटर जो है वो अर्थ के 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। इट appears सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और वो हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ से नज़दीक है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे दिया है। नाउ
यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो आपको पीछे अर्थ और सन के बीच का भी डिस्टेंस दिया है और अर्थ और मून के बीच का भी डिस्टेंस आपको दिया है, तो यू कैन कंपेयर इट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। मून का जो मूवमेंट है वो कितना है, अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और वो वन स्पिन कंप्लीट करने के लिए भी 27 डेज ही लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें अर्थ पे से सिर्फ वन साइड दिखती है मून की। एंड द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और मून पे ऐसी कंडीशंस है जो सर्वाइवल के लिए, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए वो सुटेबल नहीं है। इट हैज़, तो मून पे और क्या क्या है, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। तो इस वजह से मतलब वहाँ पे डिप्रेशंस भी है, तो उस वजह से माउंटेन्स भी है, तो उसकी शैडो बनती है और फिर हमें ऐसे लगता है कि मून के ऊपर कुछ काले धब्बे जैसा हमें दिखाई देता है। तो फुल मून डे पे आप वो देख सकते हो। हमारे ये पेज के डू यू नो के बॉक्स बाकी है, तो उसमें देखो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट, कितना है यहाँ पे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसका जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। मतलब इतना स्पीड होके भी जो सन का जो लाइट का रे है वो अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। ये याद रखना है, फिलअप्स में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द surface of the moon on 21st July 1969. Find out whether any Indian was landed on the moon. तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी है कि आपको खुद से फाइंड करना है कि दूसरा और कौन कौन मून पे गए थे। पर फर्स्ट जो पर्सन थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो कब गए थे, 21 जुलाई 1969। आगे व्हाट इज अ सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट की डेफिनेशन दी है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी ही है, और वो क्या करती है, मूव्स अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड में मूव करती है, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड में मूव करता है। फिर से बताती हूँ, सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड मूव करती है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करता है। ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट किसे कहते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट मतलब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल बॉडी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइनेड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। जैसे सैटेलाइट की वजह से हम मोबाइल मतलब मोबाइल से बातें कर सकते हैं, नेटवर्क जो हमें आता है, इंटरनेट कनेक्शन जो है, या हम जो कम्युनिकेशन के जो हम यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे टीवी चैनल्स, टीवी सीरियल्स, न्यूज़, ये सब कुछ सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है। इट इज़ कैरीड बाय द रॉकेट एंड द प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और वो कैसे वहाँ पे पहुँचाया जाता है, तो रॉकेट के माध्यम से उसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। किसके ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में। सम सैटेलाइट इन द स्पेस आर इनसैट, IRS एंड HUSAT एक्सेट्रा। तो इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स है ऑलरेडी स्पेस में, तो यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स मतलब 3 यहाँ पे नाम दिए हैं, और भी बहुत सैटेलाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। फिर है हमारा मून के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच एल्सो मूव अराउंड द सन। तो स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के सिवा भी कुछ और टाइनी बॉडीज, टाइनी मतलब बहुत भी स्मॉल नहीं, बट स्मॉलर देन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, कुछ टाइनी बॉडीज वहाँ पे मूव करती है अराउंड द सन
उस बॉडीज को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। Scientists are of the view that asteroids are the parts of planet which exploded many years back. साइंटिस्ट को ऐसा लगता है या उन्होंने ऐसा खोज के निकाला है कि एस्टेरॉइड्स ये कुछ पार्ट्स है प्लैनेट्स के जो बहुत सालों पहले ही टूट चुके हैं, तो उसके जो टुकड़े हैं वो है एस्टेरॉइड्स। देन मेटेरॉइड्स, the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. एस्टेरॉइड्स से भी छोटे होते हैं मेटेरॉइड्स और वो भी सन के अराउंड में मूव करते हैं। समटाइम्स these meteoroids come near the earth and tends to drop upon it. कभी कभी मेटेरॉइड्स अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं। During this process, due to friction with air, they get heated up and burn. तो जब वो अर्थ के पास आने लगते हैं तब एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगते हैं और बहुत गर्म होते हैं। मतलब पहले तो अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से हीट होते हैं और जलने लगते हैं। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, फिर हमें ऐसे चमकते, हमने टूटता तारा देखा है ना, लाइक दैट इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, फिर हम बोलते हाँ मैंने टूटता तारा देखा, तो वो मेटेरॉइड्स ही होते हैं। समटाइम्स मेटियोर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, तो कभी कभी वो पूरा बर्न नहीं होते, एंड फॉल्स ऑन द अर्थ, और वैसे ही अर्थ पे गिर जाते हैं, एंड क्रिएट्स हॉलो, और वहाँ पे मतलब एक हॉलो जैसा मतलब खड्डे जैसा वहाँ पे अर्थ पे दिखाई देता है या बन जाता है। Now, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? कभी कभी आपने आकाश में मतलब स्काई में ऐसा धुएं जैसा ब्रॉड बैंड देखा होगा, ऐसा आपको धुएं जैसा दिखता होगा, तो वो क्या है? It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. तो वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। इन एशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने ज़माने में उसको क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ मतलब रिवर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की नदी कहा जाता था। दस इट वॉज नेम एज आकाश गंगा, इसीलिए उसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी की ये डेफिनेशन है। तो गैलेक्सी क्या है? इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार है, बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और ऐसी बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बन के एक साथ आके बनता है यूनिवर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. पर साइंटिस्ट भी उसके रिलेटेड बहुत रिसर्च कर रहे हैं और अभी भी खोज रहे हैं कि उसके रिलेटेड और क्या उनको पता चल सकता है, या वो कितनी बड़ी है, या और उसके अंदर क्या क्या है, बट उनको अभी तक वो सब कुछ नहीं पता चला है। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज, बट हमें उसके साइज के बारे में नहीं पता है, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप और मैं, हम इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस तरीके से ये जो चैप्टर है 6th स्टैंडर्ड का वो यहाँ पे ख़त्म होता है।